नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम। मेरे साथ स्टूडियो में अर्थात की नई किश्त के साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि आज के इकोनॉमिकम में कौन कौन से पड़ाव आएंगे। आज का इकोनॉमिकम बड़ा होगा क्योंकि महीने का आखिरी इकोनॉमिकम है, इसमें किस्सों के सिक्के भी होता है। सबसे पहले बात करेंगे अर्थात की, उसका विषय आपको बताएंगे। विषय इस समय सुर्खियों में है, आपके आसपास है, आपसे जुड़ा है, आपकी जेब से जुड़ा है। आप अगर कर्ज लेते हैं तो जुड़ा है, आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपसे जुड़ा है। ये विषय आपको बताएंगे। इसके बाद चर्चा होगी सवाल जवाबों की। 2 सवाल आए हैं जिनका जवाब अंशुमान जी से लेंगे। फिर बात आएगी इनकम की। इनकम की बात बड़ी खास है, वो भी ऐसे समझ लीजिए कि जो आपके आसपास घट रहा है उसी से जुड़ी है। पर्दा नहीं हटाते हैं, अंशुमान जी से ही पूछेंगे कि इनकम की बात क्या है। और इनकम की बात के बाद किस्सों के सिक्के इस बार लिखा है अंशुमान जी ने। महीने का आखिरी इकोनॉमिकम है, जैसा हमारा आपसे वादा रहता है कि आखिरी हफ्ते में हम आपके लिए किस्सों का सिक्का लेकर आएंगे, वो भी पूछेंगे, उससे पर्दा उठेगा। और चलते चलते फिर कोई होगी किताब या वेब सीरीज़ जो अंशुमान जी ने हाल फिलहाल में देखी हो या वो चाहते हो कि आप लोग देखें। शुरुआत अब ये कि इकोनॉमिकम का विषय क्या है, अर्थात का विषय क्या है, जो हमारा पहला पड़ाव है, पहला हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है। तो आज हम चर्चा करेंगे अनसिक्योर्ड लोन पर। अनसिक्योर्ड लोन थोड़ा कठिन शब्द लगता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है तो आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है। अनसिक्योर्ड लोन इस समय चर्चा में है। रिजर्व बैंक के चिंताओं में सबसे बड़ी चिंता इस समय अनसिक्योर्ड लोन है। बैंक तनाव में है, एनबीएफसी तनाव में है। इसका असर कहाँ कहाँ होगा, चिंता बड़ी क्यों हुई, चिंता हुई तो आरबीआई ने निर्णय क्या लिए, ये निर्णय कितना असर डालेंगे, ये सब कुछ है आज के इस इकोनॉमिकम में। तो अगर कुछ भी नहीं सुना या आपने कोई एक आध खबर पढ़ी और आप ये जानना चाहते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से हुई और जब ये खत्म होगी तो क्या क्या बदल जाएगी, इन सब के बीच हम आपको ये इकोनॉमिकम ये अर्थात लेकर आए हैं। सर, शुरुआत आपने यहीं से की है कि हम क्या याद रखेंगे बाद में कि बैंक आसानी से कर्ज दे रहे थे या रिजर्व बैंक उन पर पाबंदी लगा रहा था, यहां से बात की शुरुआत क्यों? हाँ शुभम, इकोनॉमिकम में आपका स्वागत है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं या आप बैंक से कर्ज लेते हैं या किसी भी तरीके से बैंक से जुड़े हैं, कोई भी काम बैंक से करते हैं, तो इस आज के एपिसोड को बिल्कुल दम साध कर देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि एक छोटा मोटा सा भूकंप आया है भारतीय बैंकिंग उद्योग में। आप तक उसकी लहरें या उसका असर नहीं पहुंचा हो, पर शेयर बाज़ारों में इस भूकंप के असर दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग कंपनियों के भीतर उस भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। नॉर्थ ब्लॉक से लेकर रिजर्व बैंक तक उसके झटके महसूस हो रहे हैं। और इस भूकंप को हम आपके सामने खोलें, समझाएं, इसे एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ, ये कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स थी जो शिफ्ट हो गई। मैं इसको समझने के लिए आंकड़े खगाल रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया शुभम, कि आज से 15-16 साल बाद अगर भारतीय बैंकिंग का इतिहास लिखा जाएगा तो वहाँ पढ़ाया क्या जाएगा, लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा। कर्ज बांटने के लिए मेले लगाने वाली सरकारें सही थी, जो ये कहती थी कि खूब दबाकर कर्ज बांटो, क्योंकि कर्ज के बिना तो इकॉनमी चल नहीं सकती है। भारत के बहुत सारे लोगों को जब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा, उनको क्रेडिट का इन्फ्यूज़न इकॉनमी में नहीं जाएगा, तब तक तो वो खरीदेंगे नहीं, खर्च नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। या रिजर्व बैंक सही था, जिसने अपने एक सर्कुलर से बैंकों को कर्ज बांटने से ही रोक दिया और कह दिया कि आप जो कर्ज बांटने जा रहे हो, जो आप सबसे ज़्यादा बांट रहे हो, वो कर्ज बेहद खतरनाक है, अगर बांटना है तो कुछ दूसरा इंतज़ाम करिए। ऐसा लगता है कि अक्सर अर्थव्यवस्था में हमें पुराने तजुर्बे ऐसा बताते हैं शुभम, कि जब तक हमें गलती पता नहीं चलती तब तक हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। और शायद भारतीय बैंकिंग उद्योग में ऐसा हुआ। रिजर्व बैंक ने बीते सप्ताह एक फैसला लिया जो, जैसा हमने कहा, कि पूरे बैंकिंग उद्योग के लिए भूकंप से कम नहीं। पूरा बैंकिंग उद्योग थरथरा गया। इतना बड़ा फैसला बैंकिंग उद्योग को डिमोनेटाइजेशन से भी झटका नहीं लगा था जितना बड़ा झटका सिर्फ इस एक फैसले से लगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ऐसे समझें कि जैसे कोई कंपनी बिस्किट बनाती है और उसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है और हेल्थ डिपार्टमेंट उसको नोटिस देकर कह दे कि इसी बिस्किट को बेचना बंद कर दो, यही बिस्किट सबसे ज़्यादा ख़राब है, इसी को ना बेचिए। अब अगर वो कंपनी अपना सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट ही नहीं बेचेगी या उसकी कीमत बढ़ा देगी तो उसके बिजनेस का क्या होगा। बात बैंकिंग की है तो बिस्किट जितनी आसान भी नहीं है, क्योंकि कर्ज तो बैंकों का मुख्य कारोबार है और कर्ज देने के काम में ही पाबंदी लगा दी जाएगी, कर्ज देने पर ही सख्ती कर दी जाएगी, तो फिर बिस्किट कैसे बिकेंगे, बैंकों का बिजनेस और धंधा कैसे आएगा।
और फिर इससे बात निकलेगी तो दूर तो लग जाएगी। जब कर्ज नहीं दिए जाएंगे तो फिर ये गाड़ियाँ, ये मोबाइल फ़ोन, ये कैसे, ये बिकेंगे कैसे, और वो लोग कैसे खरीदेंगे जिनके पास तो कोई ज़मानत ही नहीं देने के लिए, जिनके पास तो ना मकान है, ना खेती है, ना ज़मीन है, उनको पैसा मिलना होगा तो कैसे मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में मांग का क्या होगा? जो थोड़ा बहुत बिक रहा था वो भी बंद हो जाएगा। एक सवाल से, एक सर्कुलर से और अर्थव्यवस्था की यही पेचीदगी है कि एक जगह कुछ अगर होता है तो उसका बड़ा साइक्लिकल इफेक्ट दिखाई देता है, और एकदम ये सारा परिदृश्य रिजर्व बैंक के इस फैसले के साथ बदल गया। आप ये कह सकते हैं कि भारत की बैंकिंग उद्योग की पूरी बाराखड़ी ही बदल गई, पूरा पहाड़ा ही बदल गया। पहाड़ा ये था। अब स्थिति ये है कि शैडो बैंक, जिनको हम एनबीएफसी कहते हैं, वो पसीने पसीने हैं, परेशान है। स्टॉक मार्केट में आप इनके स्टॉक्स शेयर की कीमत देखिए, ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग उनके हाथ से कुछ निकल गया है। फिनटेक कंपनियों को तो चक्कर आने लगा है, उनको लगने लगा कि भविष्य में बेचेंगे क्या, ये बाय नाउ पे लेटर का क्या होगा, ये जो माइक्रो क्रेडिट देने जा रहे हैं तो उसको कैसे देंगे। ऐसा लगता है जैसे कि एक झटके में सरकार, इसमें सरकार शामिल है, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक ने भी ये बात कही थी, वित्त मंत्रालय ने भी कही थी, भारतीय बैंकों और बैंकिंग कंपनियों के पैर के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली है। रिजर्व बैंक ने क्या कहा पहले उसे समझ लीजिए। आपने सुना भी होगा इस फैसले को, लेकिन इस फैसले को थोड़ा और हम करीब से समझते हैं कि क्यों ये इतना बड़ा झटका है उद्योग के लिए, या भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय बैंकिंग उद्योग का जो मुख्य काम था वो उन लोगों तक क्रेडिट पहुंचाना था जिनके पास सिक्योरिटीज़ नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि जो एनबीएफसी यानी शैडो बैंक हैं, इस शब्द का हम इस्तेमाल बार बार करेंगे, इनको हम शैडो बैंक इसलिए कहते हैं, एक छत में छाया बैंक है। ये बैंकों जैसा काम करते हैं पर बैंकों जैसा डिपॉजिट नहीं लेते हैं। इनको पीछे खड़े हुए कोई एसबीआई, कोई पीएनबी, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई इंडियन बैंक किसी बजाज फिनांस को, किसी श्रीराम फिनांस को पैसा देते हैं और उसके बाद वो आपको कर्ज देने आते हैं, इसलिए इनको हम शैडो बैंक कहते हैं। एंड रिजर्व बैंक ने कहा, उसका कुल लब्बो-लुआब ये था कि शैडो बैंक्स, आप लोग ये जो बगैर जमानत वाले कर्ज खुलकर बांट रहे हो, जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जमानत नहीं है, वो धंधा ठीक नहीं है, ये खतरनाक है। अगर बांटना है तो इनके डूबने के खतरे को समझ लीजिए और अपनी तिजोरी में डूबने के बराबर इंतजाम करके रख लीजिए। यानी अगर आप 100 रुपये का लोन बांट रहे हो तो आपकी तिजोरी में अगर उसका 50 रुपये का लोन डूबता है तो उसके डूबने के बराबर का पैसा आपके पास होना चाहिए। मोटा मोटा रिस्क वेटेज का हिसाब ही है। पहला बैंकों से कहा गया, अव्वल तो आप ऐसे कर्ज बांटो ही नहीं, दो ही नहीं, क्योंकि आपके पास अगर हैसियत नहीं है और ये बैंक कर्ज डूब रहे हैं, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, तो इनको बांटिए ही नहीं। और अगर बांट रहे हैं तो पहले हमें ये दिखाइए कि अगर ये डूब गया तो आपके पास इसका इंतजाम क्या होगा बचाने का। आपके खजाने में कितना पैसा होगा कि कर्ज डूबा है तो वापस आपकी कैपिटल में इतना पैसा होगा कि नहीं होगा। अब ये कौन सा कर्ज है ये समझिए। सबसे दिलचस्प और सबसे दिलचस्प बात है, दिवाली से पहले तक भारत का पूरा उपभोक्ता बाजार, सरकार के मंत्री अधिकारी, अब वो नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो सिर्फ इसी कर्ज पर लहालोट हो रहे थे, इसी कर्ज पर तालियां बजा रहे थे कि भारत की क्रेडिट डिमांड है, भारत में ह्यूज कंज्यूमर स्पेंडिंग आ रही है, लोग बाजार में दौड़ दौड़ कर क्रेडिट कार्ड से, पर्सनल लोन से खरीदारी कर रहे हैं। लोग आश्चर्यचकित थे कि भारत में लोग इतने सारे क्रेडिट कार्ड लेकर खरीदने क्यों पहुंच गए। एक एक लोगों के पास 5-5, 6-6, 7-7 क्रेडिट कार्ड खरीद रहे हैं। इन्हें भारत के कंज्यूमर फाइनेंस की सफलता कहा जा रहा था। यदि आप आर्थिक खबरों को करीब से पढ़ते हैं और इस सर्कुलर से पहले के अखबार उठाकर देख लीजिए तो आपको शायद किसी भी देश के अखबार में ये छपा नहीं मिलेगा जिसने इसे कंज्यूमर फाइनेंस की सफलता ना कहा हो। सबने कहा ग्रेट रिवॉल्यूशन हो गया भारत के फाइनेंस में, जगह जगह सस्ता, लोगों को सस्ता है महंगा जैसा भी आसानी से कर्ज मिल रहा है। अब ये पूरी सफलता अचानक सबसे बड़ा खतरा बन गई। सिर्फ 15 दिन के अंदर, 1 महीने के भीतर रिजर्व बैंक को लगने लगा कि ये तो हमने क्या कर दिया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ चीज़ हो गई। हमने तो कहीं ऐसी जगह हाथ लगा दिया जहां अगर एक चीज़ गिरी तो पूरी चीज़ गिरने लगेगी। तो अब इसकी एक एक करके तह खोलते हैं। सर, सबसे पहले तो यही समझा दीजिए तकनीकी भाषा में कि आरबीआई ने किया क्या, नियम बदल क्या दिए। सर्कुलर आया, हेडलाइन छपी, अखबारों में सुर्खियां आई। एक शब्द सुना होगा आपने, अगर आप थोड़ा बहुत भी इससे राबिता रखते हैं, कि रिजर्व बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन पर, अनसिक्योर्ड शब्द आप बार बार सुनेंगे, गैर जमानती कर्ज, ऐसे कर्ज जिनके पीछे कोई जमानत, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उन पर रिस्क वेटेज बढ़ा दिया गया। एक लाइन में बात कही गई, पर एक लाइन की बात बैंकों को की चूल्हे हिला गई। सिर्फ इतना ही बात, एक सर्कुलर आया और इसने बैंकों की चूल्हे हिला दी।
बैंक और एनबीएफसी दरअसल दो तरीके के कर्ज देते हैं। एक कर्ज जिनके पहले कोई जमानत होती है, जिनके पीछे आप कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, ज़मीन, बीमा पॉलिसी, तो तरह तरीके की सिक्योरिटी, गोल्ड या कोई चीज़ रखते हैं, जिसमें कि मकान है जैसे आपको हाउसिंग लोन सिक्योरिटी पर मिलता है, कार आपकी बंधक होती है बैंक के पास जिसके पास से आप कर्ज लेते हैं, गोल्ड आप देते हैं उसके बदले लोन देते हैं, इंडस्ट्री को लोन मिलता है तमाम सिक्योरिटीज़ के बेस के ऊपर। पर दूसरे कर्ज वो हैं जिनके पीछे कोई जमानत नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जिनका इस्तेमाल जैसे क्रेडिट कार्ड पर लोन, क्रेडिट कार्ड बैंक ने आपको दिया, आपने खरीदारी की और उसके बाद किस्त बंधवा ली, पैसा देना शुरू कर दिया। पर्सनल लोन, आपने पर्सनल लोन लिया और इस पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया बैंक आपसे पूछता नहीं है। बहुत से लोग बाजार में कह रहे हैं कि पर्सनल लोन का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश में जा रहा है, लोगों ने आईपीओ में एप्लीकेशन लगा दी पर्सनल लोन लेके। ये वो कर्ज हैं जो अनसिक्योर्ड लोन है। अच्छा, बैंकिंग की जबान में कर्ज बैंकों के लिए एसेट होता है। अगर हम बैंकिंग की भाषा में, थोड़ा तकनीकी बात है लेकिन समझना ज़रूरी है हमारे लिए, कर्ज बैंकों के लिए एसेट होता है क्योंकि इस कर्ज पर बैंकों को ब्याज मिलता है। बैंकिंग व्यवस्था में जिस चीज़ पर भी, जिस एसेट पर भी बैंकों को ब्याज वापस मिले वो एसेट होता है। इसीलिए एसेट को डूबने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक रिस्क वेटेज के नियम तय करता है, क्योंकि आपकी संपत्ति है तो डूबे नहीं, और डूबने के लिए एक नियम तय किए जाते हैं। आप तमाम रेशियोज, कैपिटल एडिक्वेसी के, सीआरआर के तमाम रेशियोज सुनते हैं, उन रेशियोज में से भी कुछ रेशियोज ऐसे हैं जो बैंकों की एसेट को सेव करने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक का नियम है कि बैंक अगर 100 रुपये का कर्ज देते हैं तो उन्हें 9% कैपिटल उसके बदले सुरक्षित तौर पर, पूंजी के तौर पर रखनी होगी। यानी इसे कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स कहते हैं, यानी लगभग 9 रुपये की पूंजी उनके पास सुरक्षित तौर पर रखी जानी चाहिए। लेकिन बात यहाँ भी आसान नहीं है। अलग अलग कर्ज का अलग अलग जोखिम है। क्रेडिट कार्ड पे कर्ज का जोखिम अलग है, पर्सनल लोन पर कर्ज का जोखिम अलग है, और मकान पर दिए गए कर्ज का जोखिम बिल्कुल अलग है, एजुकेशन लोन के कर्ज का जोखिम बिल्कुल अलग है। तो इसलिए वो रिजर्व बैंक कर्ज पर जोखिम की सीमा तय करता है, जिसको रिस्क वेटेज कहते हैं। जैसे कि अगर 100 रुपये का लोन है, कार लोन है, और उसका 50% हिस्सा रिस्की माना जा सकता है, यानी 50% वो डूब सकता है, तो इसका 9% बैंकों को अपने पास रिजर्व कैपिटल के तौर पर रखना होगा। लेकिन अगर ये पर्सनल लोन है और 100% डूब सकता है तो उससे और ज़्यादा पूंजी सुरक्षित करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोन जिनके डूबने के खतरे बढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से बैंकों को और ज़्यादा पैसा उसके डूबने के खतरे से बचाने के लिए रखना पड़ता, तब रिजर्व बैंक उनको मंजूरी देता है, बैंकों और एनबीएफसी को। अब जो नए नियम आए जिनके बाद सनसनी फैली और पूरा बाजार थरथरा गया, वो ये था कि पर्सनल लोन के लिए जोखिम का वजन है वो 125% कर दिया गया, क्रेडिट कार्ड के लिए 150% कर दिया गया। मोटा मोटा अगर इस प्रतिशत को निकाल भी दें अलग, तो बैंकों को 85,000 से 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी तत्काल चाहिए, तब वो इस क्रेडिट को आगे बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं, उन लोगों को कर्ज दे सकते हैं जिनको अब रिजर्व बैंक ने जोखिम भरा साबित कर दिया है। तो अब ये ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने अगर अनसिक्योर्ड लोन दिया और ये डूब गया तो आप इसके लिए ज़्यादा पूंजी रखें, ये किया रिजर्व बैंक ने, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन नए नियमों से इतना खौफ क्या है? कहीं डूबी थोड़ी गए, ऐसा लग ही तो रहा है कि डूब जाएंगे, तो इतना खौफ इन नए नियमों से है क्यों? हाँ, और ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके असर क्या होंगे इसको हम तफसील से आगे समझेंगे। ये शुभम का सवाल महत्वपूर्ण है कि अचानक रिजर्व बैंक इतना घबरा क्यों हो गया, इतना खौफ क्यों हो गया। जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कंज्यूमर फाइनेंस की सफलता थी, इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ की स्टोरी लिखी जा रही थी, कहा जा रहा था बैंकों ने सारा कर्ज लोगों को दे दिया, बाजार में लोग खरीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग करने निकल चुके हैं। हालांकि वो डेटा कहीं जीडीपी डिमांड में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, पर बैंकों की बैलेंस शीट में तो दिखता था कि उन्होंने खूब कर्ज बांट दिए। फिर अचानक इसका खौफ क्या है? दरअसल आप खौफ को समझिए कि रिजर्व बैंक तो कहेगा वो समय पर जाग गया, लेकिन ये चीज़ अचानक एक दिन में तो नहीं हो गई। आंकड़े क्या बताते हैं? रिजर्व बैंक के खौफ की पैमाइश करते हैं, रिजर्व बैंक के खौफ को आंकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। पिछले साल भारत में बैंकों ने जितना कर्ज बांटा उसके बढ़ने की रफ्तार 15% थी, यानी भारत की जीडीपी की ग्रोथ की लगभग डबल या थोड़ी उससे ज़्यादा, 6%, 6.5% की आज की जीडीपी ग्रोथ रही थी, 12 से 15% के बीच में भारत के बैंकों के कर्ज बढ़ने की रफ्तार हुई। पर जो अनसिक्योर्ड लोन था शुभम, वो 48% की स्पीड से बढ़ा। यानी अगर आप मान के चलो, ये ग्राफ आपके सामने इस चार्ट को देखिए जिसमें कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड और अदर पर्सनल लोन्स की लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये अक्टूबर 2022 से लेकर और अगस्त तक का आंकड़ा है। दूसरा चित्र आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अप्रैल 2023 तक 5 साल में भारत के बैंकों और एनबीएफसी का अनसिक्योर्ड कर्ज 5.5 लाख करोड़ से 11.1 लाख करोड़ हो गया, यानी जस्ट डबल हो गया। इस आंकड़े को ऐसे समझें, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी 6% की रफ्तार से, 6-6.5% की रफ्तार से।
बैंकों के जो सामान्य ओवरऑल कर्ज थे, जिसमें वो उद्योग को जो कर्ज दे रहे हैं, मकान बनाने के लिए जो कर्ज दे रहे हैं, कार के कर्ज दे रहे हैं, वो सारे कर्ज मिला लें 15% की दर से बढ़ रहे थे। पर ये जो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन वाली बाल्टी थी ना, उस बाल्टी का आकार ही बढ़ता चला जा रहा था। वहाँ सबसे ज़्यादा कर्ज बढ़ रहे थे, 48% की स्पीड से बढ़ रहे थे। और इतने कर्ज अगर बढ़ रहे थे तो बाजार में डिमांड के तौर पर कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। ये खौफ था बैंक का। इसे और भीतर से समझें तो हमें समझ में आएगा। रिजर्व बैंक ने इस साल बताया, जब आंकड़े आए, रिजर्व बैंक के अपने ही आंकड़े जो आपके सामने कोट कर रहे हैं, सारे चार्ट भी रिजर्व बैंक के आंकड़ों से ही बने हुए हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने बताया कि इस साल, हम कुछ नाम लेके बैंकों का बताएंगे तो आपको समझ में आएगा खतरा क्यों, और क्यों इन बैंकों के शेयर बाजार में इतने डगमगाए, थरथराए हुए हैं। आपको हमारे हेलो मनी नाइन के शो में विपुल रोज बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसी साल जुलाई से सितंबर के दौरान, एक बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, इसी साल जुलाई से सितंबर के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक का अनसिक्योर्ड कर्ज पिछले साल जुलाई से सितंबर की तुलना में 50% बढ़ गया। जस्ट 50% की ग्रोथ। इकोनॉमी में क्या हो गया ये नहीं पता चला, ग्रोथ तो वहीं थी 6-6.5%। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम कोई बड़ा डिमांड का बूम आ गया हो, लेकिन 50% अनसिक्योर्ड कर्ज बढ़ गया। आईसीआईसीआई बैंक के जो खतरनाक कर्ज हैं, इनको हम खतरनाक कर्ज कह सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स को जोखिम भरे कर्ज कह सकते हैं, 40% बढ़ गए। आरबीएल बैंक के 35% बढ़ गए, इंडसइंड बैंक के 16% बढ़ गए, एचडीएफसी के 15% बढ़ गए। ये भारत के वो प्रमुख बैंक हैं या वो प्रमुख प्राइवेट बैंक हैं जिनके कर्ज के आंकड़े ने रिजर्व बैंक को हिला दिया, डरा दिया इस आंकड़े के साथ। और एनबीएफसी तो खैर बारूद पर ही बैठे हुए हैं। एनबीएफसी का मामला तो और भी पेचीदा है। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह पता चला कि अप्रैल 2023 में एनबीएफसी के जो कुल लोन और एसेट पोर्टफोलियो हैं, यानी एनबीएफसी जितना टोटल कर्ज बांटती है, जो उनकी एसेट्स हैं, उसमें इन कर्जों का हिस्सा 30% हो गया। ये देखिए आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, अलग अलग बैंकों के पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और बाकी लोन्स किस तरह से बढ़े हैं। इसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और बाकी सबके डिटेल्स उपलब्ध हैं। 2021 में बैंकों के कुल कर्ज में इसका हिस्सा केवल 23% था और वो 30% हो गया। अनसिक्योर्ड के कैटेगरी में, अनसिक्योर्ड कैटेगरी में जो कर्ज आते थे वो उनका हिस्सा एसेट में करीब 51% हो गया, जो 2021 में 0 पर थे। यानी 2 साल के भीतर एनबीएफसी के टोटल पोर्टफोलियो में अनसिक्योर्ड कर्ज आधे से ज़्यादा हो गए। और यही वो बारूद है, यही वो दरार है, यही वो है जहां पर पलीता लगने ही वाला है, या आप यूं कहें कि रिजर्व बैंक को लगता है कि पलीता लग गया है, सुलगने लगा है, एक टाइमम सा टिक टिक करने लगा है। डर क्यों है? क्योंकि भारत के शैडो बैंकों के पीछे भारत के प्रमुख बैंक खड़े हुए हैं। शैडो बैंक या एनबीएफसी बाजार से आपसे हमसे डिपॉजिट तो लेते नहीं है, या तो वो बैंकों से पैसा लेते हैं और आगे बांटने के लिए, या बॉन्ड मार्केट में जाते हैं, बॉन्ड जारी करके वहाँ से पैसा लेते हैं। अब सोचिए बैंक क्या कर रहे थे, जो बात आप आरबीआई के आंकड़े बताते हैं। एनबीएफसी बैंकों से कर्ज लेती हैं और बैंक उसे अनसिक्योर्ड लोगों को दे देते हैं। बैंक ने दिया एनबीएफसी को कर्ज और बैंक एनबीएफसी ने किसी ऐसे आदमी को क्रेडिट कार्ड में या पर्सनल लोन में कर्ज दे दिया। 2023 सितंबर के आंकड़े के बाद, जिसके बाद ये सारी रंबलिंग, ये सारा भय, सारा खौफ या समस्या शुरू हुई था कि 2023 में एनबीएफसी को बैंकों का कर्ज 14.2 लाख करोड़ पे पहुंच गया। सिर्फ एनबीएफसी को जो बैंकों ने पैसा दिया था, बैंकों से एनबीएफसी को जो पैसा मिला वो 14.2 लाख करोड़ पर पहुंच गया। सालाना आधार पे 26% बढ़ा, यानी टोटल बैंकों का जो क्रेडिट बढ़ा इंडिया में बैंकिंग सिस्टम में वो 15% था, और एनबीएफसी को बैंकों ने इतना पैसा दे डाला कि वो 26% की ग्रोथ से बढ़ा। अब इस समय बैंकों के कर्ज में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? उद्योगों का नहीं, रिटेल्स का नहीं, एनबीएफसी का है। यानी शैडो बैंकिंग पूरी तरह फिनांस हो रही है भारत की फंडामेंटल कोर बैंकिंग से, जिसके डूबने पर हजारों तरीके के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आने वाले हैं, और वो शैडो बैंकिंग अनसिक्योर्ड लोगों को कर्ज दे रही है। ये जब आंकड़ा निकल कर आया आरबीआई की रिपोर्ट में था, आरबीआई को पहले से पता होगा, तब रिजर्व बैंक की रूह कांप गई। रिजर्व बैंक को लगा कि ये सब कुछ तो पता नहीं क्या हो रहा है। और इसके बाद वित्त मंत्रालय, जो अभी से 6 महीने पहले तक कर्ज बांटो की आवाज़ लगा रहा था कि कर्ज बांटो, सस्ता कर्ज दो, लोगों को कर्ज दे के आगे बढ़ाओ, उसको भी लगा ये मामला तो बिल्कुल बेहात हो चुका, कहीं ना कहीं कुछ काफ़ी बड़ा गड़बड़ है। सर, एक चीज़ और समझने चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे होम लोन में तो आदमी चलिए बड़ा कर्ज मिलता है, घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है। पर्सनल लोन तो कोई बहुत बड़े मिलते भी नहीं है लोगों को, बहुत अच्छी क्रेडिट स्कोर हो आपका हो तब भी 2-3 लाख का। दूसरी बात, ये बहुत छोटी अवधि के लिए मिलते हैं, ऐसा नहीं 20 साल के लिए मिल रहे हैं, 10 साल के मिल रहे हैं। तो इन कर्ज से लोग कर क्या रहे थे? इन कर्जों का हो क्या रहा था? कौन से कर्ज थे?
ये और दूसरी पेचीदा बात है, क्योंकि डर क्यों आया? डर एक तो हमने आपको एक बड़ा मैक्रो पिक्चर बताया कि बैंकों के कुल एसेट्स में अनसिक्योर्ड लोन का कितना हिस्सा था, एनबीएफसी का था। इसके भीतर इन लोन की प्रकृति देखिए। शुभम का सवाल काफी महत्वपूर्ण है, समझना जरूरी है हमारे लिए कि आखिर ये इतनी बड़ी फॉल्ट लाइन या इतना बड़ा रिस्क बैंकिंग सिस्टम के लिए अचानक क्यों हो गया, जिसे सरकार या आरबीआई बढ़ावा दे रहे थे। अनसिक्योर्ड कर्ज में ज्यादातर कर्ज 10,000 से 50,000 रुपए तक के हैं, मैक्सिमम कर्ज 10,000 रुपए से 50,000 रुपए के, और इन कर्ज में जो डिफॉल्ट की रेट है वो 8% से ऊपर निकल गई है। ये आरबीआई का आंकड़ा बताता है। और इसमें अधिकांश क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन है डिफॉल्ट हो रहे हैं। ये बात आरबीआई के आंकड़े में पता थी। अब ये कर्ज ले कौन रहा है? 10,000 से 50,000 रुपए का कर्ज शुभम वही ले रहा होगा जिसके पास जमानत नहीं होगी, बिल्कुल सही, जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, जिसके पास एक सैलरी स्लिप तक नहीं है, जिसके पास एक इनकम टैक्स रिटर्न तक नहीं है, वही 10,000 50,000 रुपए का कर्ज ले रहा होगा। और अगर उनके पास जमानत हो, उनको सस्ता कर्ज मिलेगा, उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। तो वो अब क्या है कि वो क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए पहले डेबिट कार्ड पर बाइंग करते हैं, फिर अपना क्रेडिट स्कोर क्रिएट करते हैं, फिर वो बैंक के पास लेकर जाते हैं और उनसे एक पर्सनल लोन या एक छोटा लोन गाड़ी खरीदने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए ले लेते हैं। इसके अलावा भारत में जो नए खर्च बहादुर आए, जिन्होंने 5-5 क्रेडिट कार्ड से अपने शौक पूरे करने शुरू किए, जिनकी सैलरी नहीं है पर वो आईफोन परचेज कर रहे हैं, बाकी परचेज कर रहे हैं, वो शॉपिंग और वो बाइंग इससे निकल के आई। 18 महीनों का आंकड़ा हमारे पास है। क्रेडिट कार्ड पे कर्ज बढ़ने की दर 25% हो गई। मतलब जीडीपी के हिसाब से अगर आप देखें तो 4 गुना भारतीय जीडीपी से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पर कर्ज बढ़ा। 25% से ज़्यादा की दर क्रेडिट कार्ड पर कर्ज बढ़ने की हुई। रिजर्व बैंक को ये ऐसा इसलिए करना पड़ा कि एक और आंकड़ा है जो आपको इस बैंकिंग की, अनसिक्योर्ड बैंकिंग के लोन की और अनसिक्योर्ड लोन के खतरे के बीच में उभरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वो आंकड़ा भी रिजर्व बैंक का ही और रिजर्व बैंक के पास है। रिजर्व बैंक को ये पता है, हमें भी पता है, हम लोग आपको बता चुके हैं। अगर आप मनी सेंट्रल इकोनॉमिकम देखते हैं तो इस पर हम विस्तार से इकोनॉमिकम कर भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। वो आंकड़ा ये है कि भारत के परिवारों की जो शुद्ध वित्तीय बचत है, शुद्ध फिनेंशियल सेविंग है, वो 40 साल के लोएस्ट लेवल पर है। जब हम शुद्ध फिनेंशियल सेविंग की बात करते हैं तब कुल बचत में से कर्ज की देनदारी निकाल देते हैं और उसे हम नेट फिनेंशियल सेविंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हाउस होल्ड है, उस हाउस होल्ड की टोटल बचत 1 लाख रुपए है और उस 1 लाख रुपए में से वो महीने का 50,000 रुपये कर्ज देता तो उसकी शुद्ध बचत 50,000 रुपये होती, क्यों 50,000 रुपये उसकी लायबिलिटी हो गई, उससे हम उसको अलग कर देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने बताया कि भारतीय जितना बचा रहे थे उससे कहीं ज्यादा कर्ज उठा रहे थे। ये बेहद खतरनाक और जोखिम भरा था। यानी 40 साल की न्यूनतम बचत दर और 40 साल की हाईएस्ट कर्ज दर, और वो भी उन परिवारों में, उन लोगों में जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास कोई जमानत नहीं है, जिनके भविष्य के लिए जिनके पास कोई योजनाएं नहीं है। और इसलिए रिटेल कर्ज की इस मांग के इस आंकड़े ने, बचत के आंकड़े ने रिजर्व बैंक को और वित्त मंत्रालय को भारतीय बैंकिंग उद्योग की जो बेसिक केमिस्ट्री थी, जो बेसिक टारगेट्स थे, जो बेसिक ढांचा था, उसी को हिलाकर बदलने पर मजबूर किया, ऐसा लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ठीक है, अब इनकी धरपकड़ शुरू होगी, सख्ती शुरू होगी, नियम बन गए, कर्ज मुश्किल से मिलेंगे, तो इनके असर क्या होंगे? कहाँ कहाँ इनके असर दिखेंगे? रिजर्व बैंक का और सरकार पहले मुतमईन हुए, एक साथ हुए। आपको मालूम, वित्त मंत्री ने भी नसीहतें, सलाहें दी, आंख बंद करके कर्ज मत दीजिए, एंथुजियाज्म में कर्ज मत दीजिए, समझकर कर्ज दीजिए। ये सब बातें वही सरकार कह रही है जो 6 साल पहले लोन मेले लगाने की बात कह रही थी सबको कर्ज दीजिए। ये सब बातें कहीं रिजर्व बैंक के नतीजे हो सकता है बैंकों के संकट को थोड़ा कंट्रोल में कर लें, कि बैंकों में डिफॉल्ट रोक लें, पर अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर इसके बड़े गहरे असर होंगे। और ये हमें समझना ज़रूरी है कि एक ऐसा शब्द है जिसको कि हम आर्मी की भाषा में, अगर मिलिट्री की भाषा में या डिफेंस की भाषा में कहें तो एक किस्म का कोलेटरल डैमेज है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने सर पर बैंकों के कारण लिया है। दोहरा डैमेज है। इस फैसले से बैंक तो बचेंगे, पर अर्थव्यवस्था के पहिए में जो भी थोड़ा बहुत घिसट चल रहा था उस पर बड़े ब्रेक लगेंगे। एक चीज तो सारे लोग मान रहे हैं शुभम, कि इस कदम के साथ रिजर्व बैंक ने भारत में कंज्यूमर क्रेडिट के बूम को खत्म कर दिया। अब कंज्यूमर क्रेडिट नाम का बूम कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ना तो बैंक इतनी आसानी से कर्ज दे पाएंगे, ना वो सस्ता कर्ज दे पाएंगे, और वो इतना हिचकेंगे, डरेंगे कि कर्ज नहीं होगा। अब नतीजों की गिनती शुरू करते हैं इसके बाद, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण था मेरे हिसाब से। पिछले 1-2 साल में, 3 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला इससे बड़ा कोई फैसला नहीं है। अब बजट आते हैं, चले जाते हैं, सरकार तमाम नीतियां बनाती, पर इस एक फैसले ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखने के साथ हमें दिखाई देता है। पहली चीज़ देखिए, आरबीआई ने यह बताया कि वो सीधे ब्याज दरें नहीं बढ़ाए, फिर भी ब्याज दरें बढ़ा सकता है।
उसे उसके लिए एमपीसी की बैठक की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में प्रस्ताव पारित करने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने सीधे ब्याज दर नहीं बढ़ाई, लेकिन बैंकों को जोखिम के लिए ज़्यादा पूंजी सुरक्षित रखने की शर्त में बांध दिया और इससे कर्ज महंगा होने की रास्ता खुल गया, क्योंकि अब बैंक कर्ज की दरें और ज़्यादा बढ़ाएंगे। स्टेट बैंक ने तो खुलकर ही कह दिया, आधिकारिक रूप से स्टेट बैंक के चेयरमैन का बयान ही आ गया कि हमारे मार्जिन्स बढ़ेंगे, हमें कर्ज की दरें बढ़ानी होंगी। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कह दिया। अनसिक्योर्ड कर्ज, गैर जमानत के कर्ज और ज़्यादा महंगे होंगे, वो तो पहले से ही महंगे थे, क्योंकि उसमें जो सिक्योरिटी का ना होने का, अनसिक्योर्ड होने का जो लॉस था वो उसकी इंटरेस्ट रेट से कवर किया जाता था। सामान्य रूप से कर्ज की दर 8-9% हो सकती, पर अनसिक्योर्ड लोन 16%, 17% पे मिलते थे, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होती थी। अब इन दोनों को मिला लें तो भारत में जो ऊंची ब्याज दरें हैं, इनका दौर और लंबा चलेगा। इस परिस्थिति में यानी रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना करते हुए भी बढ़ोतरी का एक रास्ता खोल दिया। अब दूसरी चीज़ पर आइए, भारत के बैंकिंग उद्योग का, बीएफएसआई इंडस्ट्री का, फाइनेंशियल सेक्टर की सेहत का क्या होगा। यही अनसिक्योर्ड कर्ज, अगर आप बैंकों की पिछले 1 साल की बैलेंस शीट देखें, उनके क्वार्टरली नतीजे देखें, उनके लोन डिसबर्समेंट देखें, तो यही अनसिक्योर्ड कर्ज बैंकों की ग्रोथ का आधार था। लगातार रिटेल क्रेडिट जो बढ़ रहा था वही बैंकों को सबसे ज़्यादा चरण दे रहा था, और बैंक तो सीधे नहीं कर रहे थे, वो उनकी जो ग्रोथ थी वो एक्चुअली एनबीएफसी के पास जा रही थी और एनबीएफसी को पैसा मिल रहा था। अब बैंकों को और ज़्यादा पूंजी चाहिए अगर उन्हें कर्ज की रफ्तार बनाए रखनी है और आगे जो डिमांड है उसको पूरा करना है। इसके लिए या तो वो ऊंचा ब्याज देंगे जमा करने वालों को, जिन लोगों के बैंक में डिपॉजिट्स हैं उन्हें थोड़ा और ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, या फिर ऊंची दर पे बॉन्ड से पैसा उठाएंगे। अब ये तय है कि बैंक और एनबीएफसी इस बाजार में बॉन्ड और ज़्यादा जारी करेंगे, और चूंकि इस समय इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई है, पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ी, भारत में 7% से ऊपर ब्याज दर है, तो उनको जो कर्ज मिलेगा वो बेहद महंगा मिलने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2-3 महीनों में बैंकों के मुनाफों की रफ्तार पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट की लायबिलिटीज़ और देनदारियाँ बढ़ेंगी और बैंक के पास नए कर्ज के ग्राहक कम आएंगे, क्योंकि उद्योग तो कर्ज वापस लौटा रहे हैं। हम तो ये स्टोरीज कर रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो डिलेवरेज कर रही है, अपना कर्ज वापस भेज रही है, और दूसरा जिनको चाहिए वो आईपीओ बाजार में खड़े हैं और 15-15 गुना, 16-16 गुना आईपीओ ओवर सब्सक्राइब करा रहे हैं, जिसमें कि 60-60% के 60-60, 70-70 टाइम्स 70-70 गुना वैल्यूएशन लेकर बाजार से पैसा उठा ले रहे हैं। तो इंडस्ट्री को फिलहाल बैंक के कर्ज की उतनी ज़रूरत नहीं है। जिनके पास परियोजनाएं हैं वो आईपीओ ला रहे हैं, और नहीं तो जिनके पास कर्ज है वो उसे डिलेवरेज कर रहे हैं। ये बात में आपको बता चुके हैं कि बैंक की चूंकि पिछले 2 तिमाही में कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में बैंकों के कर्ज की देनदारी ज़्यादा बढ़ी रही है, तो अब कंपनियां भी अपने कर्ज की देनदारी कम कर रही हैं। तो बैंकों के लिए जो कर्ज का पूरा बाजार बजरिए एनबीएफसी या इनडायरेक्टली एनबीएफसी के जरिए गो कर रहा था, वो सिकुड़ रहा है। एनबीएफसी तो बिल्कुल दो राह पे है, उनका सबसे तेज दौड़ता कारोबार अब मुश्किल में है। कर्ज की और कहीं तो कोई मांग है नहीं अभी फिलहाल, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर से या कहीं नहीं है, क्योंकि कैपेसिटीज़ अभी पड़ी हुई इंडस्ट्री के पास। वो कैपेसिटीज़ जब यूज़ होंगी, बाजार में डिमांड आएगी, तब कंपनियां नया निवेश करेंगी। तो डिमांड तो यहीं से थी कि कंज्यूमर क्रेडिट आए, लोग खरीदते जाएं और आप उनको पैसा देते जाएं, इससे साइकिल घूमता जाए। जमानत रख के कर्ज लेने वाले कम हैं, इंडस्ट्री का भी नया निवेश शुरू नहीं हुआ है। तो इसलिए एनबीएफसीज़ के शेयर इस फैसले के बाद बुरी तरह बाजार में पिटे। बुरी हालत है बाजार में एनबीएफसीज़ की, जिन्हें इस फैसले का सीधा असर हुआ। और फिनटेक के लिए शुभम सबसे मुश्किल समय है, क्योंकि फिनटेक का तो पूरा फ्यूचर का कारोबार ही अनसिक्योर्ड कर्ज पर निर्भर था। ये माना जा रहा था कि माइक्रो क्रेडिट सबसे बड़ी क्रांति है, कि फिनटेक आएंगे, छोटे छोटे 10,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए के लोन देंगे, 100 लोगों को लोन देंगे, 60 लोग चुकाएंगे, 40 लोग डूब जाएंगे, पर 60 लोगों से इतना ब्याज मिल जाएगा कि 40 लोगों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ये पूरा माइक्रो क्रेडिट, ये जो बाय नाउ पे लेटर का था कि आज खरीद लीजिए कल पेमेंट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड के बदले कर्ज ले लीजिए, ऐसी तमाम जो स्कीमें बाजार में चल रही थी, इनका सबका आधार तो यही था कि हमें अब सिक्योरिटी की फिक्र नहीं करनी है, हमें आपसे जमानत चाहिए नहीं, आप कर्ज ले जाओ। इसलिए ताजा उदाहरण देखिए पेटीएम को, जैसे ही फैसला आया, माना जा रहा है बाजार में कि वारेन बफे के निकलने की वजह यही थी, क्योंकि हमने देखा था कि फिनटेक कंपनियों के में ग्रोथ की संभावनाएं माइक्रो क्रेडिट के साथ आती शुरू हुई थी। और इसीलिए चाहे आप स्टॉक मार्केट में बैंकों को देखें, एनबीएफसी को देखें या पेटीएम को देखें, इनकी ज़बरदस्त पिटाई चल रही है। सर, क्या अर्थव्यवस्था पर भी इसका कोई असर होगा अगर मैक्रो बड़े वृहद रूप में देखें, बड़े पिक्चर में देखें तो? हाँ, और ये फैसला लेते समय बड़ा असर होगा शुभम, क्योंकि ये फैसला लेते समय शायद सरकार और आरबीआई को ये बात सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि कर्ज को लेकर भारतीय नियामकों का पूरा नज़रिया ही बदल गया है। इससे हम भारतीय रेगुलेटर्स को वित्त मंत्रालय को तो
क्रेडिट फ्लो बढ़ाने वाली एजेंसी के तौर पर मानते थे। और ये स्थापित रूप से भारत के इकोनॉमिक सर्वे, मंत्री, तमाम लोग कहते रहते हैं कि भारत में लोगों के पास कैपिटल की कमी, आप उनको पूंजी दे दीजिए, वो धंधा करने लगेंगे, और इसलिए सस्ती पूंजी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी दीजिए। पूरे कोविड के दौरान सरकार का जितना भी पैकेज आया था, उस पैकेज में बजट से तो कोई पैसा नहीं गया था। 80-90% पैकेज कर्ज पर आधारित था। लेकिन सरकार ये सरकार मानती रही थी कि कर्ज का प्रवाह बढ़ाकर ही उद्योगों को नए निवेश के लिए प्रेरित किया जा सकता है और लोगों को खर्च के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उनके पास क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, उनके पास कर्ज होना चाहिए, तो वो खरीदारी करेंगे, वो उसी के जरिए उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। अब वही सरकार और वही रिजर्व बैंक बैंकों से कह रहा है कि ये कर्ज बांटने से बाज आए, ये कर्ज दीजिए ही नहीं लोगों को, क्योंकि जिनको कर्ज दे रहे हैं वो चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो उन सरकार को लग रहा है कि जो लोन मेले लगाए जाते हैं, इनडायरेक्टली लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचे जाते हैं, ये तो बैंकों को ही खा जाएंगे, बैंकों को ही निपटा देंगे। अब जो इसका व्यापक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट भारत की इकोनॉमी को चलाने का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, कर्ज बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ख़ासतौर से भारत का जो नया मिडिल क्लास आया, वो तो कंज्यूमर फिनेंस पर ही पे ही सब कुछ कर रहा है। उसके बाद बाजार में एक तो पूंजी की कमी भी होगी और पूंजी महंगी भी होगी, क्योंकि बैंकों को महंगी पूंजी मिलेगी। और जो डिमांड को एकमात्र उपलब्ध विटामिन मौजूद था, क्योंकि इनकम तो बढ़ नहीं रही। हम लगातार पिछले 2 साल से अलग अलग आंकड़ों में सरकार की तरफ से जितनी रिपोर्ट आती है उसमें देख रहे हैं कि लोगों की औसत आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तभी तो बचतें गिर रही हैं, 40 साल के न्यूनतम स्तर पर हैं। वेजेस नहीं बढ़ना शुरू हुए हैं, रूरल एरिया में भी वेजेस टूटे हुए हैं, अर्बन एरिया में भी वेजेस नहीं है। कोविड में नौकरियां चली गई, उसके बाद जब नौकरियां वापस लौटी तो 30-30%, 40-40% पे कट हुए हैं। अभी IT इंडस्ट्री जो सबसे अच्छी सैलरी देती, वहाँ भी सैलरी कट हुए हैं। तो लोगों की आय तो नहीं बढ़ रही थी, फिर भी वो अपने जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कर्ज के सहारे बाइंग करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कपड़ों तक, यात्राओं तक, इन सब पे खर्च बदलेगा। और ये फिर अब भारत के जो की इंडस्ट्री का जो अगले 6 महीने के आकलन है उन पर असर पड़ेगा। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन 6-6.5% के आसपास, 6.4 से 6.7% के आसपास हैं। पर मुझे इस बात ये लगता है कि जब ये अनसिक्योर्ड लोन बंद होने का पूरा असर सिंक इन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था जब इसको जज्ब करके पचा लेगी, तब हमें दिखाई देगा कि भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन भी बदलेंगे और डाउनवर्ड रिवाइज होंगे। क्योंकि आप इस फैसले के आने के तत्काल बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने प्राइस में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया कि उनको लगता है कि जो भी लिमिटेड डिमांड है वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू लिया जा सके। तो देखना होगा कि अगले 6 महीने में इस फैसले का भारत की आर्थिक विकास दर के आकलन पर कितना असर पड़ सकता है। पर ये मान के चलें कि कोविड के दौरान जो गाड़ी पहिए में नीचे धंस गई थी, खासतौर से कंज्यूमर स्पेंडिंग की, उसमें बहुत सारे लोग तो उस पहिए से चिपके थे, वो बाहर गिरे जाकर जो निकल गए, पर जो बचे थे वो उस पहिए में कर्ज की ग्रीस से अपने को दौड़ा रहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए क्रेडिट कार्ड के लोन पर और बाकी चीज़ों पर खर्च करना शुरू किया था। वो पहिया या वो ग्रीस या वो स्नेहक या वो जो लुब्रिकेंट है, वो लुब्रिकेंट का प्रोडक्शन अब रिजर्व बैंक ने बंद कर दिया। अब अर्थव्यवस्था किस रफ्तार पर, किस एनर्जी से चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो ये इकोनॉमिकम में आपको समझ में आ गया होगा इस अर्थात से कि क्या क्या होगा। ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, क्रेडिट कार्ड के कर्ज महंगे होंगे, बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीमों पे अब सख्ती दिख सकती है और लंबे समय में अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास दर के अनुमान भी बदल सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा सर्कुलर, एक छोटा सा फैसला कितना बड़ा असर करता है। आगे बढ़ते हैं आपके सवाल जवाब। सर, जय का सवाल है, एआई और ऑटोमेशन के बीच के अंतर को कैसे समझा जाए? ये बेहद दिलचस्प सवाल है। ऑटोमेशन और एआई के बीच में अंतर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। ऑटोमेशन शब्द जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में थे वहाँ से आया था, जहाँ पर मशीनें तो काम करती थी पर वो मशीनें ऑटोमेटिक हो जाती थी, जहाँ मैनुअल लेबर कम होता चला जाता था। तो अगर आप दुनिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का या इकोनॉमिक ग्रोथ का चार्ट बनाएं तो मैनुअल लेबर से मैकेनाइज लेबर पर और लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ऑटोमेशन प्रोडक्शन, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में आया, जो कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति थी, वहाँ तक ऑटोमेशन आ गया, जहाँ लोगों के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मशीनें ही वही सारा काम करने लगी। पर उसके बाद अगला लेवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कंप्यूटराइजेशन पर आया और ये उसके एक और आगे की बात है, जहां अब इंटेलिजेंट मशीनें हैं, जो मशीनें खुद सोच भी सकती हैं। ऑटोमेटिक मशीनें एक प्रोग्राम के तौर पर किसी के निर्देशन पर काम करती थी, पर ये मशीनें खुद सोचेंगी, खुद काम करेंगी और खुद तैयारी करेंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर आपको
को दुनिया में जो उच्च स्तर के क्वालिटी, हाई क्वालिटी काम है उन पर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। और चूंकि वहीं से वो मशीनों के और सारे तकनीकें निकलेंगी, इसलिए वहाँ इसका ज़्यादा असर दिखाई देगा। आपको अगर लगे कि आप पुराने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो पुरानी मशीनें वैसे ही चलती रहेंगी, मशीनें चलेंगी, लेकिन उन मशीनों को चलाने वाले, प्रोग्राम बनाने वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि प्रोग्राम उसे अब मशीनें बना रही होंगी। तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, ऑटोमेशन के बाद जो दुनिया में ऑटोमेशन ने दुनिया में बहुत बड़े बदलाव किए, दुनिया में प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ाए, लेबर की डिमांड बढ़ी और वेजेस बढ़े ऑटोमेशन के बाद। इसलिए बढ़े क्योंकि मशीनों को चलाने की तकनीक रखने वाले लोग बेहतर सैलरीज में आ गए, जिन्होंने उस मशीनों को चलाने की तकनीक बनाई, नई तरीके की मशीनें बनाई। अब वो लोग जो काम कर रहे थे उनकी जगह वही काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें करेंगी। दूसरा सवाल विष्णु जी का है कि टेलीकॉम की ड्यूओपोली किस तरह खत्म हो सकती है? बड़ा मुश्किल है ड्यूओपोली खत्म होना। अब तो जो स्थिति है, बीएसएनएल के नतीजे आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है आपको कि कितना घाटा है। वोडाफोन ऑलमोस्ट अपनी एक और डेडलाइन मिस करने जा रही है दिसंबर में पैसा देने की। भारत की ड्यूओपोली तभी खत्म हो सकती है जब सरकार तय कर ले कि भारत में तीसरा ऑपरेटर लाया जाना है, और तीसरे ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए नियम में बदलाव किया जाए। फिर वो तीसरा ऑपरेटर इतने डीप पॉकेट के साथ आए कि वो इतने बड़े बाजार में हिस्सेदारी के लिए कुछ बड़ा कुछ करे, टैरिफ के स्तर पर, तकनीक के स्तर पर, और लोग मूव होना शुरू करें। आमतौर पर टेक्नोलॉजी और सर्विसेज के मामलों में जब एक बार कंपनियां अपनी मोनोपोली या डुओपोली बना लेती हैं तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। देखिए गूगल है तो है, फिर उसके आगे इतनी कोशिशों के बाद भी कोई दूसरी कंपनी खड़ी नहीं हो पाई। उसकी वजह यह है कि उसके साथ एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरी व्यवस्था तैयार हो जाती है। इसलिए भारतीय टेलीकॉम में डुओपोली जल्दी खत्म होने की उम्मीद तो नहीं दिखती। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट इनकम की बात। सर यहाँ क्या खास? हाँ, इनकम की बात इस बार हम जब इस इकोनॉमिकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो महीने का अंत है और 1 तारीख को हमारा खास शो आता है। आज 1 तारीख है। आपको भी याद होगा, अगर आप नहीं याद है तो आप पिछले भी एपिसोड जाकर दे सकते हैं। ये अपने तरीके का अनोखा शो है जो 1 तारीख को, ठीक 1 तारीख को जब आपके हाथ में आपकी सैलरी आती है तब वो आपको बताता है कि इस महीने आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचत करना। और ये महीना सिर्फ साल का, कैलेंडर का आखिरी महीना ही नहीं है, दिवाली के बाद का भी महीना है और एक खास दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वेडिंग सीजन का महीना है। इस बार हम क्या करने वाले हैं आज 1 तारीख में शुभम बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो अगर आपकी शादी होने वाली है या आपके परिवार में शादी होने वाली है तो आप इस शादी की प्लानिंग कैसे करें, इस बार 1 तारीख में हम आपको ये बता रहे हैं। 1 तारीख का शो आ चुका है, ऐप पर आप जाइए और इस शो को देखिए और अपनी वेडिंग प्लानिंग, अगर आपकी शादी हो रही है, आपके परिवार में शादी हो रही है, क्या करें क्या ना करें, शादी के तुरंत बाद कौन से निर्णय लेने आपके लिए ज़रूरी हैं, ये आपका एक बड़ा अहम मुद्दा होने वाला है जिसको आपको गौर करना चाहिए। इसके अलावा 2 कुछ और चीज़ें, वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको जब आप 1 तारीख का शो देखेंगे तो प्रियंका जी ही आपको बताएंगी। आगे बढ़ते हैं। सर, किस्सों के सिक्के में इस बार कौन सा किस्सा लिखा आपने? महीने का अंत है और किस्सा बड़ा रोचक है। जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ तब दुनिया को 1970 का दशक याद आ गया, 1972 खास तौर पर याद आ गया, जब ठीक इसी तरीके का एक युद्ध हुआ था और अरब देशों ने अमेरिका का तेल बंद कर दिया था, जिसको कि ऑयल एम्बार्गो कहा गया था। उसके बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमर आ गई, बैठ गई, महंगाई आई, फिर उसके बाद ब्याज दरें बढ़ीं और अमेरिका का पूरा तेल उद्योग एक नई करवट लेकर आया। पूरी दुनिया में वैसा ऑयल एम्बार्गो फिर कभी नहीं आया। जब ये हुआ तो चर्चा भी शुरू हुई, कई जगह से मांग भी अरब देशों के बीच में उठी कि इजराइल का तेल बंद कर दिया जाए। ऐसा इस बार नहीं हो पाया, उसकी कई सारी वजह थी जो आपको अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहते हैं। लेकिन 1972 के ऑयल एम्बार्गो के मामले में एक चीज़ जो बहुत कम लोगों को जो किस्सा पता है, वो एक ऐसे व्यक्ति का किस्सा है जिसने अकेले अपने दम पर, ना तो वो राष्ट्रपति था, ना वो बैंकर था, ना वो तेल कंपनी का मालिक था, वो एक राजनेता, एक डिप्लोमेट था जिसने अपने दम पर, अकेले अपने दम पर बुरी तरह विभाजित, एक दूसरे से हमेशा विभाजित और असहमति रखने वाले अरब देशों को एक फैसले पर राजी किया और दुनिया का सबसे अनोखा फैसला लिया जहां से तेल को रणनीतिक या राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का दौर शुरू होता है। कौन था वो आदमी हम नहीं बताएंगे, उस आदमी के किस्से के संकेत पर हम इतना बता दें कि वो व्यक्ति था जिसे एक बार आतंकवादी उठा ले गए और उन्होंने बंधक बना लिया और 2 घंटे बाद उन आतंकवादियों से छूटकर वापस आ गया। बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत दुनिया के तेल उद्योग की। आज इस बार किस्सों के सिक्के में उस शख्सियत का किस्सा जिसने अमेरिका को अरब इजराइल युद्ध के दौरान अपने घुटनों पर ला दिया। बिल्कुल, तो बड़े खास व्यक्ति से इस बार आप मिल रहे हैं किस्सों के
सिक्के में। सर, चलते चलते कोई खास किताब या वेब सीरीज आप बताना चाहेंगे? अब वेब सीरीज़ तो कई ने पिछली बार बताई थी, किताबों में इस बार कुछ दिलचस्प और अच्छी और नई किताबें आई हैं, क्योंकि दुनिया में एक बार वापस जब कोविड के बाद से वापस स्पेस को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर कई सारे नए शोध और प्रयोग शुरू हुए हैं। एक किताब आई है, 2-3 किताबें हैं, अलग अलग किताबें मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक किताब बहुत अच्छी है मिल्की वे पर। अगर आप स्पेस पर में ध्यान में पढ़ते हैं और बहुत दिलचस्प और रोमांचक होता है स्पेस के बारे में पढ़ना, एक किताब है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है उस पर बेहद दिलचस्प किताब है ये मोया मैकटायर की। इसे अगर आप पढ़ सकें तो इसे पढ़िएगा। एक और किताब मैं इसी संदर्भ में मैं सजेस्ट करूंगा जो इससे और भी बेहतर और रोचक किताब है, होराइजन्स द ग्लोबल ओरिजिन ऑफ मॉडर्न साइंस। जेम्स पॉस्केट की किताब है जो विज्ञान के बारे में, विज्ञान कैसे विकसित हुआ और कहाँ आया, इसके बारे में हमारी सारी धारणाएं उलट पलट देती है और ये बताती है कि फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी ने दुनिया कैसे तैयार की। और आज दुनिया, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, हमारे आसपास जो सामान दिख रहा है, जो सुविधाएँ दिख रही हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का है। ये 2 किताबें अगर आप पढ़ना चाहें तो साल के अंत में पढ़ सकते हैं, इस साल की खास किताबों में है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम सुपर पैक इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल सुझाव ज़रूर भेजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।